हज़रात, मैं हूं फरहान, आपका खादिम दोस्त, आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर आया हूं पर्दे के पीछे। ये है FM 107 107। आप सुन रहे हैं पर्दे के पीछे। इस बार के प्रोग्राम में हमने फिल्मी सितारों के पिटारे से एक खूबसूरत हीरा निकाला है, एक खूबसूरत नगीना जिसने सारी दुनिया को अपनी खूबसूरती का कायल कर रखा था, जिसकी दिलकश अदाओं ने हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को अपनी मोहब्बत की गिरफ्त में आने को मजबूर कर दिया था। इनके पर्दे पर आते ही नाजरीन अपने होशो हवास खो बैठते थे। मैं जिस खूबसूरती की देवी कही जाने वाली हीरोइन से आज आपको मुखातिब करने जा रहा हूँ, उसका नाम है मधुबाला। मधुबाला मधुबाला की पैदाइश 14 फरवरी 1933 में दिल्ली ब्रिटिश इंडिया में हुई थी। इनके बचपन का नाम था मुमताज जहां बेगम और वालिद मोहतरम का नाम था अताउल्ला खान और वालिदा का नाम था आयशा बेगम। मुमताज अपने 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी। इनके वालिद पेशावर में तंबाकू कंपनी में काम करते थे। नौकरी के छूट जाने के बाद इन्होंने दिल्ली में आकर काम किया और फिर दिल्ली में कुछ दिन काम करने के बाद ही वो मुंबई चले आए। अताउल्ला खान मुंबई आकर डॉकयार्ड एरिया में रहने लगे। मधुबाला ने बचपन में ही अपने 3 बहनों और 2 भाइयों की मौत का सदमा झेला था। एक बार डॉकयार्ड एरिया में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया और बहुत सारे लोग जलती हुई आग में अपने ही घरों में फंसकर मर गए और इसी इलाके में मधुबाला का घर भी था। पर कुदरत का करना ये हुआ कि मधुबाला का पूरा परिवार उस वक्त फिल्म देखने गया था, पर इनका पूरा घर जलकर खाक हो चुका था। बड़ा परिवार और कोई मुस्तकिल काम न मिलने की वजह से अताउल्ला खान अपने बीवी बच्चों के साथ तंगहाली में जिंदगी गुजार रहे थे, पर जिंदगी से मुश्किलों को दूर करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पर अताउल्ला खान को पता चला कि उनकी बेटी मुमताज खूबसूरत और बाहुनर है और इसके सहारे ही परिवार के मुश्किल दिनों की नैया पार लगेगी। तो अताउल्ला खान अपनी छोटी सी बेटी को बॉम्बे टॉकीज लेकर गए। वहाँ हिमांशु रे और देविका रानी ने बच्ची का स्क्रीन टेस्ट लिया। उस जमाने में प्लेबैक सिंगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था और एक्टर को खुद ही गाना गाना पड़ता था, तो उन्होंने बेबी मुमताज का सिंगिंग टेस्ट भी लिया और वो इस टेस्ट में पास भी हो गयी और इस तरह मुमताज को एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम मिलने लगा। उनकी पहली फिल्म थी बसंत। फिर इसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। ये फिल्में करने से परिवार को पैसे की थोड़ी मदद मिली, पर फिर भी उनके लिए जिंदगी बहुत आसान नहीं हुई थी। परिवार चलाने की मुश्किलें अब भी पेश आ रही थीं, पर मधुबाला ने परिवार की जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर उठा रखी थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम करने के साथ साथ वो कौन सी फिल्म थी जिससे वो अपनी अदाएं बिखेरती हुई सबसे पहली बार नाजरीन के सामने पेश हुई, ये जानने के लिए आप सुनते रहिए पर्दे के पीछे। मैं फरहान लौटता हूँ इस गाने के बाद। जहाँ से बेबी मुमताज की मधुबाला की तौर पर शुरुआत हुई और देविका रानी ने मुमताज का नाम बदलकर मधुबाला कर दिया था और फिर लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें केदार शर्मा के डायरेक्शन और राज कपूर के ऑपोजिट उन्हें कास्ट किया। और राज कपूर की भी ये एज अ लीड एक्टर पहली फिल्म थी। उस फिल्म का नाम था नील कमल। इस फिल्म ने मधुबाला को पहचान दिला दी और उस वक्त मधुबाला की उम्र सिर्फ 14 बरस थी। बड़े बड़े क्रिटिक्स ने मधुबाला की तारीफ की। इसके बाद उनकी फिल्म आई पारस, जिसमें उन्होंने उस वक्त की मशहूर हीरोइन कामिनी कौशल के पैरेलल कैरेक्टर किया। देखने वालों को मधुबाला ने इस फिल्म से दीवाना बना दिया। लोग उनकी मुस्कुराहट पर फिदा हो रहे थे। पर इन सब से अहम फिल्म इनकी थी महल। ये फिल्म उन्होंने अशोक कुमार के साथ की। महल अपनी तरह की पहली फिल्म थी। महल हिंदुस्तान की पहली मिस्ट्री फिल्म कही जा सकती है, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था कमाल अमरोही ने। इस फिल्म का गाना आएगा आने वाला लता मंगेशकर का पहला सुपरहिट गाना था। इस फिल्म ने हिंदुस्तानी नाजरीन को हैरान कर दिया था। यहाँ से कामयाबी ने मधुबाला के कदम चूम लिए। महल फिल्म से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के वक्त
मधुबाला की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। था कि जब मधुबाला किसी स्टूडियो में काम कर रही होती थी तो स्टूडियो के बाहर भीड़ लगी रहती थी उनकी एक झलक पाने के लिए। ये आलम था उनकी पॉपुलैरिटी का। उन्होंने बहुत सी कामयाब फिल्मों में काम किया, जैसे बादल, फागुन, मिस्टर एंड मिसेस 55, संग दिल और तराना। इसका नतीजा था कि हॉलीवुड के एक मशहूर मैगजीन ने फ्रंट पेज पर मधुबाला की तस्वीर छापी और कहा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरोइन और सबसे बड़ी स्टार हॉलीवुड में नहीं रहती बल्कि वो बॉम्बे में रहती है। उसका नाम है मधुबाला। मधुबाला की शोहरत हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों तक भी पहुंच चुकी थी। हॉलीवुड के वो कौन से डायरेक्टर थे जो मधुबाला को साइन करने हिंदुस्तान तक आ पहुंचे थे? कौन थे वो डायरेक्टर और उनकी मधुबाला से मुलाकात की क्या कहानी है? ये जानने के लिए आप सुनते रहिए प्रोग्राम पर्दे के पीछे। मैं फरहान लौटता हूँ इस गाने के बाद। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पर्दे के पीछे फरहान के साथ और हम बात कर रहे हैं खूबसूरत मधुबाला की। हॉलीवुड के अमेरिकन डायरेक्टर फ्रैंक कापरा मधुबाला को कास्ट करने के लिए हिंदुस्तान आए। मधुबाला के साथ उनके डिनर की तैयारियां शुरू की गईं, पर मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान ने कहा कि मधुबाला फ्रैंक कापरा से मिलने डिनर पर नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनको कांटे और छुरी से खाना नहीं आता। दरअसल ये उनके पिता का कापरा से मिलने ना देने का एक बहाना था और इस तरह हॉलीवुड के इतने बड़े डायरेक्टर को मधुबाला से मिले बिना वापस जाना पड़ा। इसके बाद मधुबाला की सबसे मशहूर फिल्म आई जिसने उन्हें अपने पूरे करियर का सबसे ऊंचा मकाम दिया और मधुबाला हर दिल पे कभी न हटने वाले अंदाज में हमेशा के लिए यादगार हो गईं। उन्हें अनारकली के शानदार किरदार के लिए कभी नहीं भुलाया जा सकता। 1990 में एक मैगजीन के सर्वे में पूछा गया था कि हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत हीरोइन कौन सी है, तो मधुबाला 58% से सभी हीरोइनों से सबसे आगे थीं। यानी कि लगभग 60% लोग आज भी उन्हें पसंद करते हैं। मधुबाला अपने रिश्तों और ताल्लुकात की बहुत कदर करती थीं। वो लोगों के लिए अच्छे ताल्लुकात की बिना पर तमाम फिल्में साइन कर लेती थीं, चाहे वो उनकी मर्जी की थीं या नहीं। ऐसा ही एक किस्सा है तब का जब वो स्ट्रगल कर रही थीं। तब उनकी माँ बहुत बीमार हो गई थीं और उन्हें पैसों की जरूरत थी। उस वक्त वो रंजीत मूवी स्टॉल में काम कर रही थीं। तब वो रट्टीलाल शाह के पास गईं और उनसे 2000 रुपए उधार लिए और जब मधुबाला सुपरस्टार बन गईं और बड़े बड़े लोग उनको फिल्म में साइन करने के लिए तरसते थे, तब रट्टीलाल शाह एक बहुत ही खराब स्क्रिप्ट के साथ मधुबाला को साइन करने पहुंचे तो मधुबाला ने बिना 1 मिनट सोचे और ये जानते हुए कि स्क्रिप्ट बहुत खराब है, ये फिल्म साइन कर ली क्योंकि वो लोगों के एहसानों को कभी नहीं भूलती थी। अगर किसी ने मधुबाला का नाम नहीं सुना हो और ना ही कभी उनकी तस्वीर देखी हो तो वो सिर्फ मधुबाला का हावड़ा ब्रिज का एक गाना सुन ले, आइए मेहरबान। सिर्फ ये गाना सुनकर वो शख्स जान जाएगा कि मधुबाला का जादू क्या है, क्यों मधुबाला पे लोग बहुत आशिक थे, क्यों मधुबाला पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था और क्यों मधुबाला मधुबाला है। धड़का देती थीं, उसी मधुबाला का दिल जिंदगी भर मोहब्बत के लिए तरसता रहा और इसके अलावा वही खूबसूरत दिल एक बीमारी का शिकार भी हो गया। इनकी सबसे पहली मोहब्बत थी दिलीप कुमार। दिलीप कुमार भी मधुबाला को पसंद करते हैं कि नहीं, इस बात का पता करने के लिए मधुबाला ने अपने ड्रेस डिजाइनर से दिलीप कुमार के लिए एक फूल और एक खत भेजा था। इसके लिए उन्होंने डिजाइनर से कहा कि वो दिलीप कुमार को कहें कि अगर आप मधुबाला से प्यार करते हैं तो ये फूल और ये खत अपने पास रख लीजिए और प्यार नहीं करते तो खत और फूल दोनों वापस कर दीजिए। तो दिलीप कुमार ने इस बात का क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए आप सुनते रहिए प्रोग्राम पर्दे के पीछे ऑन FM 107 फरहान के साथ। लौटते हैं इस गाने के बाद। 7 प्रोग्राम पर्दे के पीछे। मधुबाला की बात का जवाब दिलीप कुमार ने कुछ यूं दिया कि उन्होंने मधुबाला का ये खत और फूल दोनों रख लिए और उनकी मोहब्बत की शुरुआत हो गई। हालांकि दिलीप कुमार मधुबाला से उम्र में लगभग 10 साल बड़े थे, पर
इश्क उम्र नहीं देखता। दोनों का ये अफेयर काफी लंबे वक्त तक चला और परवान भी चढ़ा। दोनों ने साथ में बहुत सारी फिल्में की और शूट के दौरान इन दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। तुम्हें भी बुखार है, मुझे देखो तुम्हारा हाथ कितना गर्म हो रहा है। नया दौर की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर दिया। हुआ कुछ यूं कि फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के ऑपोजिट मधुबाला को साइन किया गया था और कुछ दिन की शूटिंग भी साथ में हो चुकी थी। फिर अचानक से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर B.R. चोपड़ा फिल्म की शूटिंग के लिए भोपाल जाना चाहते थे, पर मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान मधुबाला को आउटडोर शूटिंग पर भेजना नहीं चाहते थे और वो अपनी बात पर अड़ गए। तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा ने मधुबाला और उनके वालिद पर केस कर दिया, जिसके नतीजे में दिलीप कुमार को कोर्ट में गवाही देनी पड़ी और दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा के सपोर्ट में बयान दिया। क्योंकि B.R. चोपड़ा प्रोड्यूसर थे और किसी भी एक्टर को आउटडोर शूटिंग के लिए ले जाने के हकदार होते थे, इसलिए दिलीप कुमार ने सच का साथ दिया। पर इस बात ने उनकी मोहब्बत की बात बिगाड़ दी और फिर ये दोनों हमेशा के लिए जुदा हो गए। जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली, तब मधुबाला ने दिलीप कुमार को बुलाया और कहा कि हमारे शहजादे को उनकी बेगम मिल ही गई, शादी मुबारक हो। ये दिलीप कुमार की मधुबाला से आखिरी मुलाकात थी। दिलीप कुमार से नाकाम मोहब्बत के बाद मधुबाला को किशोर कुमार ने प्रपोज कर दिया था और मधुबाला ने उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। पर उसी दौरान मधुबाला के दिल की बीमारी की खबर आम हो गई। मधुबाला के वालिद मोहतरम इस शादी के लिए तैयार तो हो गए, पर वो चाहते थे कि किशोर कुमार पहले बीमारी का इलाज कराएं, फिर बाद में मधुबाला से शादी करें। पर किशोर कुमार ने कहा कि मैं पहले शादी करूंगा, बाद में लंदन ले जाकर उनका इलाज करवाऊंगा। शादी हुई तो मधुबाला की तबीयत और बिगड़ने लगी। तो जब उनको लंदन ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि मधुबाला के दिल में सुराख है, जिसका अभी पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। बदकिस्मती से मधुबाला को सिर्फ डॉक्टर्स ने 2 साल जिंदा रहने तक की बात कही, यानी कि उनकी उम्र अब 2 साल से ज्यादा नहीं थी। किशोर कुमार का दौर मधुबाला से शादी के बाद शुरू हुआ और वो ज्यादातर अपने करियर में मसरूफ हो गए थे। उन्होंने मधुबाला की खिदमत के लिए एक खिदमतगुजार और एक गाड़ी के साथ ड्राइवर को लगा रखा था और अक्सर उनके रिश्तेदार और फिल्म वाले लोग उनसे मिलने आया करते थे और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई और लोगों का आना जाना भी कम होता गया। इस तरह हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत हीरोइन का आखिरी वक्त तन्हाई में गुजरा और एक दिन 23 फरवरी 1969 को 36 साल की छोटी सी उम्र में ही इस बीमारी दिल ने आखिरी काम तमाम किया। अपने स्टारडम के शबाब पर ही हिंदुस्तान की मैरिलिन मोनरो ने दम तोड़ दिया। टूटे दिल बेशुमार हसरतों के साथ मधुबाला इस दुनिया फानी को अलविदा कह गई। हालांकि मेरी यानी फरहान की जुबानी। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ।